हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया है मैथमेटिकल टूल्स, जिनमें हमने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक, कैलकुलस में दोनों पार्ट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आपका एक छोटा सा पार्ट बचता है वेक्टर। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम वेक्टर पढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर आपने पिछले मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से पिछले चैप्टर्स मैथमेटिकल टूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कवर कीजिए। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो चलिए भैया, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट में हम जो पहले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस चैप्टर में आप जब जैसे ही पहला टॉपिक देखेंगे तो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी मीजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मीज़र कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन में लिखेंगे दोज क्वांटिटी विच कैन बी measure are known as physical quantity। हमने कहा भैया ऐसी क्वांटिटी जो मीज़र की जा सकती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं कह दूं कि अगर आपको चीनी लेने जाना है दुकान से, या आटा लेने जाना है दुकान से, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मीज़र की जा सकती हैं। जैसे मैंने कहा आपको वायर लेने जाना है दुकान, तो वहाँ जाएंगे तो वायर को आप क्या कहेंगे? मीटर में मांगेंगे कि भैया इतने मीटर की हमें क्या चाहिए? वायर चाहिए। तो उसकी जो आपका मैग्नीट्यूड है, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या है? मीजरेबल है, मीज़र की जा सकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अगर यही मान लीजिए मैं किसी इमोशन की बात करूं, मैं कह दूं मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्या है? एक इमोशन है। तो क्या हम गुस्से को मीज़र कर सकते हैं कि भैया गुस्सा कितना आ रहा है? थोड़ा आ रहा है, बहुत आ रहा है? तो इसको हम मीज़र नहीं कर सकते हैं। तो जो मीज़र नहीं की जा सकती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, लेकिन जो क्वांटिटीज़ आपकी मीज़र की जा सकती हैं उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अच्छा देख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी आप देखेंगे तो Q इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे N इंटू यू। यू आपका क्या हो जाएगा? यू आपकी हो जाएगी यूनिट। यू आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट। और N आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, यूनिट की क्वांटिटी, यूनिट की क्वांटिटी। और ये क्यों आपका जो निकलेगा ये टोटल आपका निकलेगा मैग्नीट्यूड। क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब देखो ध्यान से समझना है आपको। क्यों इज इक्वल टू एन यू का मतलब क्या कहा मैंने? यू जो आपकी हो गई, ये इस चीज़ को हम कहते हैं यूनिट। मतलब किसी भी चीज़ को आप मीज़र करेंगे तो वहाँ डिफरेंट यूनिट हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा आपको किसी चीज़ की लेंथ मीज़र करनी है, तो अगर आप डिफरेंट पर्सन हैं तो हो सकता है कोई इंसान उसे सेंटीमीटर में मीज़र करे, कोई उसे मिलीमीटर में मीज़र करे, या कोई उसे किलोमीटर में मीज़र करे, या कोई उसे मीटर में मीज़र करे, कोई माइल में मीज़र कर रहा है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो वही डिफरेंट यूनिट आप क्या करेंगे? जैसे यूनिट चेंज करेंगे तो इसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसकी ये क्वांटिटी जो है ये भी क्या करेगी? चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा Q इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू यू। यू आपका यूनिट हो जाएगा और N एक्चुअली आपकी क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्वांटिटी अमाउंट कि भैया कितना है, कितने नंबर, कितनी चीज़ें हैं वहाँ। तो ये चीज़ आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अच्छा देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जहाँ हमने बात की थी यूनिट्स की, तो वहीं देखिए अगर आपको कोई चीज़ मीज़र करना है, हम बेसिकली लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए हमने क्या कह लिया कि भैया आप मिलीमीटर में भी मीज़र कर सकते हो, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, आप किलोमीटर में भी मीज़र कर सकते हो। ये सारी किस चीज़ की यूनिट है? लेंथ की। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ यही है कि कोई छोटी क्वांटिटी है, कोई बड़ी क्वांटिटी है। कहने का मतलब कोई छोटी यूनिट है, कोई बड़ी यूनिट है, कोई छोटा चीज़ मीज़रमेंट के लिए है, कोई बड़ी चीज़ों के मीज़रमेंट के लिए है। तो उसी के लिए हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे तो आपको छोटी क्लासेस में
पढ़ाया जाता है CGS सिस्टम, और साथ ही आपको पढ़ाया जाता है MKS सिस्टम, आपको पढ़ाया जाता है FPS सिस्टम, इसको आप कम ही पढ़े होंगे, और ये आपका एक हो जाएगा जो आप नया पढ़ेंगे, दैट इज SI सिस्टम। SI सिस्टम, यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा CGS का मतलब है ये एक छोटी क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं, अगर लेंथ हुआ तो इसको हम सेंटीमीटर में, और आपका अगर वेट हुआ या मास हुआ तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और टाइम हुआ तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो इसे हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ, मास और टाइम का मेजरमेंट हो जाएगा। वहीं देखिए MKS की हम बात करेंगे तो MKS मतलब M क्या हो गया आपका, मीटर, M आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। K आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा आपका, किलोग्राम। S आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कहने का मतलब आपकी यहाँ जो लेंथ होगी मीटर में मेजर की जाएगी, मास आपका किलोग्राम में, और टाइम आपका सेकंड में। तो यहाँ देखिए इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये यूनिट कैसी है, छोटी है, और ये यूनिट क्या है, बड़ी है। तो ये बड़ी यूनिट है और ये क्या है, छोटी यूनिट है। बाकी मेजरमेंट इनका क्या है, सेम ही चीज़ें हैं। वैसे ही देखिए FPS बेसिकली आप देखेंगे तो ये यूनिट आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होती है, ज़्यादा फॉलो होती है, या इसको हम कहते हैं ब्रिटेन के द्वारा ये क्या की गई है, बनाई गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, उधर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ ये यूज़ होता है। यहाँ देखिए F मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है फुट, पाउंड, और S मतलब क्या हुआ, सेकंड। यहाँ ध्यान से देखना है, इन्होंने लेंथ को मेजर किया फुट में, और मास को मेजर किया पाउंड में, और यहाँ टाइम को मेजर किया सेकंड में। तो इसको क्या कहा गया, FPS। तो ये आपकी कहलाएगी FPS यूनिट। अच्छा देखिए इसको हम बहुत कम यूज़ करेंगे, बेसिकली जो हमको यूज़ करने के लिए मिलेगी वो मिल जाएगी CGS और MKS। अच्छा यहाँ देखिए एक आ जाती है आपकी SI सिस्टम। SI सिस्टम हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। हमने कहा भैया एक बेसिक चीज़ देखो कि आपने अलग अलग जगह आपने अलग अलग यूनिट्स यूज़ की है। तो अगर मान लीजिए हमको इंटरनेशनल लेवल पे सबको समझाना है, मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स के लोग बैठे हुए हैं, सारे अपना अलग अलग यूनिट्स जान कर रखे हैं, तो मैं कोई यूनिट की बात करूंगा तो सामने वाले की यूनिट कुछ और है। अगर मैं CGS की बात करता हूं तो सामने वाला FPS जान रहा है, मैं MKS की बात कर रहा हूं तो सामने वाला FPS जान रहा है, या सामने वाला CGS जान रहा है। तो उसके लिए समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी। तो उसके लिए हम क्या ले आए, SI सिस्टम ले आए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब हम कोई भी ऐसा यूनिट बोलेंगे जो यूनिट पूरे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के लिए क्या होगी, वैलिड होगी, और सब लोग उसको क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये समझ में आया आपको। हमने कहा ये वेरियस क्या हो जाएंगी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाएंगी। ये देखिए ये छोटी यूनिट होती है, और ये थोड़ा इससे क्या हो जाएगी, बड़ी यूनिट हो जाएगी, जिसको हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड कह लेते हैं। FPS ये ब्रिटेन वालों के लिए है। आप ध्यान से देखिए केक वगैरह आप कभी लेने जाएंगे तो वो आपको किस में मिलेगा, पाउंड में मिलेगा। वहाँ आप केजी की बात नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि केक वगैरह ये सब हमारा है ही नहीं, हम लोग दाल चावल रोटी खाने वाले हैं। तो ये जो केक वगैरह का सिस्टम आया ये सब कहाँ से आया, यूरोपियन कंट्रीज से आया। और उन लोगों की जो यूनिट थी वो क्या थी, FPS थी। तो ये लोग पहले से ही किस में बोल रहे थे, उसके वेट को, वजन को पाउंड में बोल रहे थे। तो अब भी वही चलन चल रहा है, सब लोग केक वगैरह के वेट को क्या बोलते हैं, पाउंड में ही बोलते हैं। चलिए अच्छा नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, हम बात करेंगे कि यही जो फिजिकल क्वांटिटी हैं आपकी, ये कितने टाइप की हो जाती हैं। तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी को हम बेसिकली दो टाइप में क्या करते हैं, दिखाते हैं। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो मीज़र की जा सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। चलिए देखिए इनको हम दो टाइप से दिखाएंगे। एक को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, और दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव्ड। दूसरे को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। यहाँ देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और से मिलकर नहीं बल्कि खुद को डिफाइन करती हैं।
या फिर हम कहेंगे दोज क्वांटिटी which are those quantity which are self defined are known as fundamental quantities, are known as fundamental quantities। हमने कहा ऐसी क्वांटिटीज जो खुद से मिलकर बनी हो या खुद को ही डिफाइन कर रही हो, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। जैसे आप क्लास 9th में बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ते हो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर किसी भी चीज़ में जीवन है तो उसकी जो बेसिक यूनिट होती है जिससे मिलकर वो जीव बना हुआ है, उस चीज़ के बारे में वहाँ बताया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। वैसे ही दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। जैसे आप बेसिक एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं नंबर्स की, किसकी बात करूं, नंबर्स की, तो देखिए नंबर्स तो आपके बहुत हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन ये नंबर्स के अगर मैं फंडामेंटल नंबर्स की बात करूं, तो जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सिर्फ किससे बने हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये नंबर्स आपके कैसे हैं, फंडामेंटल नंबर्स हैं। मतलब इन्हीं नंबर से बाकी सारे नंबर्स क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, बेसिक नंबर्स हैं। तो इन बेसिक नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल नंबर्स। ये जो गिनती है आपकी 0 से 9 तक, ये आपके फंडामेंटल है। बाकी आप इनफाइनाइट तक चाहे जितने नंबर्स बना लीजिए, सारे इन्हीं का यूज़ करके क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। अच्छा समझिए। वैसे ही हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होंगी जो सेल्फ डिफाइंड होंगी, ये खुद को डिफाइन करेंगी, और इनसे मिलकर जितनी क्वांटिटीज़ बनेंगी उन सबको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, या इनसे मिलकर बनने वाली क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ हम लिखते हैं दोज क्वांटिटी which are formed by using fundamental quantities are known as derived quantity, समझना है भैया। देखो हमने कहा 0 से लेकर 9 तक के नंबर की आप बात करोगे तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर आपके क्या बेसिक नंबर्स हैं। फिर इन्हीं का यूज़ करके हमने बहुत सारे नंबर्स बनाए, इनफाइनाइट नंबर्स बनाए, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड नंबर्स हो जाएंगे। मतलब 0 से 9 तक के नंबर्स का यूज़ करके ही आप बाकी सारे नंबर्स बना रहे हो, वो सारे आपके डिराइव्ड नंबर्स। वैसे ही ऐसी क्वांटिटीज़ जो सेल्फ डिफाइंड हैं भैया, उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल। अच्छा, और इन्हीं फंडामेंटल से अगर कोई दूसरी क्वांटिटी बन रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये समझ में आया आपको। अगर हम बात करें कि भैया ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती कितनी हैं, तो इनको हम कहते हैं कि टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, 7। तो ये ऐसा मतलब हो गया कि कहा गया कि देखो भाई, दुनिया की तुम्हें कोई भी चीज़ मेज़र करवानी है, कोई भी चीज़, अच्छा, उसके लिए अगर आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पता हैं तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। हमने कहा अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ध्यान से देखो कि इन क्वांटिटीज़ का ही यूज़ करके मैंने दुनिया की सारी A to Z जो डिस्कवर हुई है या फिर जो नहीं हुई है, आगे चल के होगी, तो हम सबको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज़ को हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अच्छा देखें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो उनको मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमें पता है जैसे अगर हम फंडामेंटल नंबर्स की बात करें तो 0 से 9 तक आपके क्या हैं, फंडामेंटल नंबर्स, इन्हीं से मिलकर बाकी सारे नंबर्स बने हुए हैं। तो वैसे ही आपको ये याद होनी चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो पहली चीज़ भैया, अगर आपको मेज़र करना है लेंथ, क्या मेज़र करना है, लेंथ,
तो लेंथ के लिए इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट हम किसकी क्या कहेंगे, मीटर कहेंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। यहाँ देखना लेंथ है, लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, पहली क्वांटिटी हो जाएगी, और इसका सिंबल एल हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अच्छा यहीं ध्यान से समझिए, दूसरी क्वांटिटी जो होगी, दूसरी क्वांटिटी को हम कहते हैं मास। क्या कहते हैं, मास। तो मास जो होगा इसको हम किससे दिखाते हैं, मास को एम से दिखाते हैं, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी इसको हम कहते हैं ग्राम। क्या कहते हैं, ग्राम। ठीक है, या किलोग्राम के लिख लीजिए, सीजे से मत लिखिए, इसको हम एसआई में ही लिखें, तो इसको हम लिखते हैं किलोग्राम, किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए, थर्ड यूनिट की मैं बात करता हूं, तो थर्ड यूनिट आपकी हो जाती है टाइम। साथ में आपकी चौथी यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर। अच्छा, पांचवी यूनिट आपकी हो जाएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। छठी यूनिट आपकी हो जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवीं यूनिट आपकी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हमने कहा ये 7 यूनिट होंगी जिससे आप सारी यूनिट्स को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। यहां देखो टाइम को यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, ठीक है, और इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। टेम्परेचर जो होगा आपका, टेम्परेचर को हम यहाँ बेसिकली आप देखो टाइम को हम स्मॉल टी से दिखाते हैं और टेम्परेचर को कैपिटल टी से। अच्छा, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं केल्विन। क्या यूज़ करेंगे, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखिए ये आपके लिए नया होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। जैसे मैं बेसिकली कह लूँ आपके पास 2 बल्ब हैं, एक 10 वाट का है और एक 20 वाट का। अच्छा, एक की पावर कम है, दूसरे की पावर ज़्यादा है। मैं कह दूं इन दोनों में से कौन तेज जलेगा, तो यहाँ जो मैं तेज जलने की बात कर रहा हूँ तो वो बात आपकी किस चीज़ की है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, ज्योति तीव्रता की, कि भैया इसमें से किससे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा निकलेगी। तो वो जो बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा तो वो उसकी क्या बताएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उससे लाइट क्या हो रही है, ज़्यादा निकल रही है, उससे लाइट का अमाउंट ज़्यादा निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को देखोगे तो इसकी यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। इसको अगर दिखाना हुआ तो हम किससे दिखाएंगे, सीडी से दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में आपका यूज़ होगा, जिसमें हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, मोल वगैरह। तो जैसे ही आप मोल पढ़ेंगे तो मोल क्या हो गया कि भैया आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा, अगर हम उसको 1 मोल ले लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल आपको क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे, जो मिलते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो इसका आपका सिंबल हो जाएगा मोल, और यूनिट भी इसकी क्या होती है, मोल ही होती है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हो जाएगा आपका, करंट को आप दिखाते हैं आई से, और इसकी यूनिट जो हो जाएगी, यूनिट को हम लिखेंगे एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, ये समझ लीजिए। यहीं एक चीज़ आपको और नोट करनी है, वो चीज़ आप देखिए यहाँ साइड में नोट कर लीजिए, वो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। क्या नोट करना है आपको, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए यहाँ मैं डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, डायमेंशंस भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर यहाँ देखेंगे लेंथ को, तो लेंथ को देखो, डायमेंशन जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपको क्या लगाने हैं, ब्रैकेट यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, और लेंथ है तो इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एल, मास है तो इसका हो जाएगा एम, टाइम है तो इसका हो जाएगा कैपिटल टी, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं केल्विन का के, कैंडेला, कैंडेला के लिए हम यूज़ कर लेते हैं सी डी, वैसे ही मोल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं मोल, वैसे ही हम करंट के लिए यूज़ कर लेते हैं एम्पियर का कैपिटल ए। और देखना
जब भी आप डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना मस्ट है। तो अब आपको देखो ये बेसिक चीज़ें मिल गई, ये आपको आनी चाहिए। हमने कहा ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। ये इनके सिंबल्स हो गए, ये इनकी यूनिट हो गई और ये इनके डायमेंशंस हो गए। ये आपको अगर बेसिक पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने कहा इतना आप ला देंगे तो हम सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। सब ने कहा ठीक, हमने कहा बढ़िया। अच्छा ये बताइए, वैसे ही किसी इंसान ने कहा कि ये देखो कि यहाँ पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। इस लाइन को ए कहा और दूसरी लाइन को क्या कहा गया, बी कहा गया। इन्होंने कहा आप कह रहे थे कि अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है तो आप कुछ भी मेज़र कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा बताओ इनके और इनके बीच का गैप बता दो, जिसको हम बेसिकली कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं, एंगल। तो क्या उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करके बता सकते हैं? बता तो सकते हैं, लेकिन इनको ध्यान से देखना। इनको आप जब भी निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, तो यहाँ आपकी 2 चीज़ें मिलेंगी जिनको हम फिर से ऐड करते हैं और कहते हैं सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं, सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अच्छा ये क्या हो गई, हमने कहा जैसे यहाँ आपने जितनी भी क्वांटिटीज़ देखी थी सब के पास क्या है, सिंबल है अपना, सबकी यूनिट है और सबके अपने क्या हैं, डायमेंशंस हैं। वैसे ही आप इसमें देखेंगे तो यहाँ 2 यूनिट आपको मिल जाएंगी। पहले को हम कहते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। और दूसरे को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है। अगर इसको मैं कहूं तो प्लेन एंगल को हम दिखाते हैं रेडियन से। किससे दिखाएंगे, रेडियन से। और सॉलिड एंगल को हम दिखाते हैं स्टेरेडियन से। ठीक है। प्लेन एंगल मतलब क्या हो गया, किन्हीं भी 2D ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे मैंने कहा ये 2 लाइन हो गई, इनके बीच का जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही देखिए, अगर मान लो आपके पास तरबूज है, तरबूज में आपने ऐसे चाकू कट लगाया और एक ट्रायंगल शेप की चीज़ निकाल ली उसमें से, तो उससे जो पार्ट निकलेगा वो कैसा पार्ट निकलेगा, सॉलिड पार्ट निकलेगा। उस सॉलिड पार्ट के एंगल की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। मतलब ये आपको अगर बेसिकली देखो तो ये 2D के लिए हो जाएगा और ये आपका 3D के लिए हो जाएगा। एक 2D के लिए हो जाएगा और दूसरा आपका 3D के लिए हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखना, ये 2D के लिए है, ये 3D के लिए है। अच्छा इनकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यहाँ देखना, इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन, और इसकी यूनिट क्या हो गई, स्टेरेडियन। अच्छा अब यहाँ देखोगे अगर इनके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस, ठीक है, तो इसकी भी डायमेंशंस आपकी क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी, m0, l0, t0। इसमें डायमेंशंस क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होती, इनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। या इसकी भी डायमेंशंस, कोई भी डायमेंशन नहीं होंगी, जैसे इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। यही वजह है इनको हम फंडामेंटल में ना रख के क्या कहते हैं, सब फंडामेंटल में रखते हैं, कि भैया मीज़र करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता तो है, लेकिन ये जितनी 7 क्वांटिटीज़ थी उनसे थोड़ा सा अलग हैं, इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ देखो, अगर हम कह दें रेडियन, या फिर इसी रेडियन को मीज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। आप देखोगे आर्क की जो भी यूनिट होगी, रेडियस की जो भी यूनिट होगी, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल करेंगी, तो इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब सब फंडामेंटल्स के पास क्या होता है, इनके पास यूनिट्स तो है, यूनिट तो है, लेकिन इनके पास डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशंस नहीं है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इनको रखते हैं सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो हम 2 टाइप से बना सकते हैं, एक को बोलेंगे फंडामेंटल, एक को बोलेंगे डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, 7 हमने पढ़ा जिनको हम बोलेंगे फंडामेंटल, और इन 2 को बोलेंगे सब फंडामेंटल। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी उनके पास यूनिट भी है, सिंबल भी है, डायमेंशंस भी हैं। लेकिन जो सब फंडामेंटल हैं इनके पास यूनिट भी है, सिंबल भी है, लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं है। तो आपने पढ़ा 7 फंडामेंटल और 2 सब फंडामेंटल, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं,
हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। इन्हीं फंडामेंटल से मिलके जो भी क्वांटिटीज़ बनेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे मैंने कहा स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू कभी भी आप लिखते हैं तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ देखिए अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, लेंथ हो गई, जिसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, डिवाइडेड बाय टाइम किस में हो गया आपका, सेकंड में हो गया। तो यहाँ जो स्पीड की यूनिट निकल के आएगी इसे हम क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ध्यान से देखो, स्पीड के लिए आपको लेंथ का भी यूज़ करना पड़ा और स्पीड के लिए आपको टाइम का भी यूज़ करना पड़ा, और लेंथ और टाइम दोनों ही आपकी कैसी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलेंगे। तो बेसिक आपको याद रखना है, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़ें। आगे आपको देखना है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लेना है। लेंथ, जैसे हम कहते हैं लेंथ को मीज़र करना है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे 1 फर्मी, 1 फर्मी का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ऐसे लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻10 मीटर। ऐसी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे कहते हैं 1 AU। देखना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 AU। और इसकी जो वैल्यू होती है, जब बहुत बड़ी यूनिट मेज़र करना हो, बहुत ज़्यादा लेंथ मेज़र करना हो, तो हम AU को यूज़ करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर क्या हो जाएगा, 1 AU। अच्छा, ये 1 AU होता क्या है, इसको समझेंगे। देखिए जब भी हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं तो देखो यहाँ मान लो ये हमारा क्या है, सन है, और ये हमारी क्या है, अर्थ है, और इनके बीच की ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। इनके बीच की ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, 1 AU। क्या कहते हैं, 1 AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हुआ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आई आपको, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपको याद रखना है कि भैया 1 AU क्या हो गया, हमने कहा सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, 1 AU। अब नेक्स्ट देखिए 1 लाइट ईयर आ गया। तो 1 लाइट ईयर को देखेंगे तो 1 लाइट ईयर मतलब क्या हो गया, देखना लाइट ईयर ऐसा लगता है कि ये टाइम की यूनिट है, ईयर भी लगा हुआ है, तो ईयर क्या बताता है, टाइम ही बताएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। तो हम बात करेंगे लाइट ईयर की। अच्छा यहाँ देख लीजिए, जब आप लाइट ईयर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ 1 लाइट ईयर। इसका मतलब ये हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in a complete year, मतलब एक पूरे साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है उसी को हमने क्या कहा, 1 लाइट ईयर। इसका मतलब देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अच्छा, और हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये पता चलेगा कि भैया एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। हमने क्या किया, हमने 1 ईयर को क्या कहा, 1 ईयर को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट, क्या पता है, स्पीड ऑफ लाइट। जब भी लाइट की स्पीड की बात करते हैं दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्स में वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो अच्छा, ये स्पीड ऑफ लाइट है, 1 सेकंड में लाइट कितनी जा सकती है, 3 × 10⁸ मीटर, और साल भर में कितने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 10⁸ से, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन अ कंप्लीट ईयर। एक साल में जो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, 1 लाइट ईयर। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और जो भी ये वैल्यू मिलेगी इसको हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, 1 पारसेक। देखना 1 लाइट ईयर कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। हमने कहा 365 × 24 × 60 × 60 × 3 × 10⁸ इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इतने मीटर आपका क्या कहलाएगा, 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट आपकी जो डिस्टेंस की सबसे बड़ी या लेंथ मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है वो आपकी क्या है, पारसेक। अब देखो पारसेक क्या होता है, पारसेक आप समझेंगे तो पारसेक के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि भैया ये आपका क्या था, सन था, और ये आपकी क्या थी, अर्थ थी, अर्थ, ठीक है। और सन से और अर्थ के बीच की दूरी को हमने क्या कहा था, AU। कितना AU, 1 AU, ठीक है। अगर आप यहाँ पास खड़े हो तो अभी देखोगे तो सन से या अर्थ पे हो तो सन से जो एंगल बन रहा है दैट विल बी 90 डिग्री। अब अर्थ के सरफेस से आप जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे, आपका ये एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सन से जो भी एंगल बन रहा है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ध्यान से देखना, आप मेज़र करो यहाँ से, आप मेज़र करो यहाँ से, आप मेज़र करो यहाँ से, आप मेज़र करो यहाँ से। मतलब अगर जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं वहाँ आपका थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको इतना दूर जाना है, इस डिस्टेंस में आपको अर्थ के बेस से इतना दूर जाना है कि ये जो सन से एलिवेशन का एंगल बन रहा है वो कितना बने, 1 सेकेंड। कितना बने, 1 सेकेंड। कहने का मतलब आप इतनी डिस्टेंस चले आए कि यहाँ से जो इसका सन का एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 1 सेकेंड। और इस बेस की डिस्टेंस को यहाँ से और यहाँ तक की जो ये बेस वाली डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, 1 पारसेक। 1 पारसेक। द टोटल बेस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट विच मेक्स 1 सेकेंड ऑफ एंगल या 1 सेकेंड ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल फ्रॉम द सन। सन से जो इसका एलिवेशन का एंगल क्या हो, 1 सेकेंड हो, और इस पॉइंट से इस अर्थ के बेस की ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, 1 पारसेक। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आपकी मिलती है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1 पारसेक इज इक्वल टू लिखेंगे 365 था, 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर। देखिए इनकी वैल्यूज़ बहुत कम यूज़ आती हैं, हमको एक दो जगह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यूज़ करने के लिए, लेकिन पूछेगा आपका पारसेक भी और लाइट ईयर भी। लाइट ईयर बेसिकली पूछता है कि बताइए ये किस चीज़ की यूनिट है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स हुई, वो बेसिकली किस चीज़ के लिए थी, लेंथ के लिए थी। इनको आपको याद करके रखना है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम कहें कि बेसिक चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यही डायमेंशनल फार्मूला से। आपको कंपटीशन वगैरह में या फिर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक और मेंस क्वेश्चन आपके बनेंगे डायमेंशनल फार्मूले से। देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बेसिकली हम डायमेंशनल फार्मूला कह लेते हैं कि इसके कई सारे यूजेस होते हैं। जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, उनके एक्सपोनेंट्स की वैल्यू हम देखकर किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके डायमेंशनल फार्मूले की बात कर लेते हैं, मतलब वहाँ से उसके कन्वर्जन की भी बात कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ कह दूँ, हमने पढ़ा था कि भैया अगर यहाँ लिखा हुआ है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब का जो डायमेंशनल फार्मूला था या डायमेंशनल रिप्रेजेंट था, लेंथ के लिए हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, मास के लिए हमने एम से रिप्रेजेंट किया था, टाइम के लिए टी से, टेम्परेचर के लिए केल्विन के से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने क्या कहा था, मोल से रिप्रेजेंट किया था। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डी से, और इलेक्ट्रिक करंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ए से। तो ये क्या हो जाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के। अब मान लीजिए हमको और सारी क्वांटिटीज़ के निकालने हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि भैया आप बताइए स्पीड का, आप बताइए एरिया का, आप बताइए एक्सीलरेशन का, आप बताइए वेलोसिटी का, आप बताइए मोमेंटम का, आप बताइए मोमेंटम का, या आप बताइए एनर्जी का। इन सब का आपको क्या बताना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको इनको इनकी या तो यूनिट आनी चाहिए या आपको कोई एक सिंपल सा फार्मूला आना चाहिए जिससे आप इनके डायमेंशनल फार्मूले निकाल सको। यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं स्पीड की बात करूँ, अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर लेना कि सेम यूनिट विल हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। आपके पास अगर कोई सेम यूनिट है तो उसके पास डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं बात करूं एरिया की, एरिया आपका कोई सा भी हो, चाहे आप स्क्वायर का एरिया ले लो, चाहे आप क्यूब का एरिया ले लो, चाहे आप क्यूबाइड का एरिया ले लो, चाहे आप सिलेंडर का एरिया ले लो, चाहे आप स्फीयर का एरिया ले लो। एरिया मीन्स आप कोई सा भी एरिया ले सकते हैं और सारे एरिया की यूनिट्स आपकी सेम होगी, जिसको हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, और सबका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर किसी चीज़ में टाइटल सेम लगा हुआ है, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम। जैसे मैं कह दूं एनर्जी के बारे में, आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो जितनी भी एनर्जी हो जाएंगी, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहाँ आपको एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि जैसे आपको किसी एनर्जी का फार्मूला पूछ लिया, आपको उस एनर्जी का किसी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया, आपको उसका फार्मूला नहीं आ रहा, कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, तो आप बेसिक देखो एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी का आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लो जिसका आपको फार्मूला पता हो, और उसको रख दो, और वो क्या मिलेगा आपको, सेम डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा। जैसे देखें स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस की जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ। डिस्टेंस क्या बताता है, लेंथ बताता है। और टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा टी। इसको मैं बेसिक ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी को ऊपर भेजूंगा तो ब्रैकेट में एल और टी की पावर क्या हो जाएगा, -1। ऐसे ध्यान से देखो, एरिया करोगे तो एरिया क्या होगा, किसी भी चीज़ का एरिया ले लो। मैंने कहा एरिया जो आपको सिंपल फार्मूला पता हो। मान लो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है एक स्क्वायर पता है, स्क्वायर में साइड दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। इनका जो एरिया आएगा दैट विल बी एल स्क्वायर। तो अगर यहाँ एल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू लेंथ है। एक लेंथ आपकी मीटर में है, दूसरी भी किस में होगी, मीटर में होगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, मीटर मतलब क्या मेजर कर रहे थे आप, लेंथ, और दूसरे मीटर मतलब भी क्या मेजर कर रहे थे, लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ करोगे तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अच्छा, एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वैसे ही वेलोसिटी देख लोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, लेंथ है, और टाइम आपका क्या है, टी है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1। ठीक है, अगर वेलोसिटी का एल टी की पावर -1 आ गया तो यहाँ पुट करो, यहाँ हम v की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एल टी की पावर -1 डिवाइडेड बाई टाइम का आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, टी होगा। इसे देखोगे तो टी ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी एल टी की पावर -2। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा देखो, यहाँ मास का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m।
वेलोसिटी का आपने कैलकुलेट करके ऊपर रखा है एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम मिल जाएगा एम एल टी की पावर -1। एनर्जी देखोगे, एनर्जी अगर आपको कोई सी भी एनर्जी पता है, जैसे मैंने कह दिया मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², तो हाफ तो कांस्टेंट हो गया, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। m क्या हो जाएगा, m का डायमेंशनल फार्मूला आपको m मिल जाएगा, और m मास हुआ, डायमेंशनल फार्मूला m, और वेलोसिटी का होता है एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर दोगे स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा m इंटू एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला किस चीज़ का हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा। मतलब पीछे के आपके जो भी फॉर्मूले हैं जो याद हैं आप उनसे सॉल्व करेंगे, जो नहीं याद हैं तो हम 11th पूरा पढ़ेंगे, और जो भी आगे फॉर्मूले मिलेंगे उनको वहीं पास उनका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ डायमेंशनल फार्मूला फोर्स की, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले की, तो अगर आपको फोर्स का फार्मूला पता है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ देखो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा m इनटू एक्सीलरेशन नहीं पता तो आप देखो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी नहीं पता तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L/T हो जाएगा। अच्छा, इसको जैसे ही यहाँ रख दोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी आपको एल टी की पावर -1 डिवाइडेड बाई टी, तो आपको एक्सेलरेशन का क्या मिल गया एल टी की पावर -2। यहाँ रखोगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एल टी की पावर -2, और कैलकुलेट करोगे तो एम एल टी की पावर -2 क्या मिल जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत, बस आपको क्या करना है थोड़ा फार्मूला पता करके रखना है। जैसे मैं बात कर दूं वर्क डन की, किसकी बात करूं वर्क की, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला आया वो क्या आया एम एल टी की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है लेंथ होती है, कैलकुलेट करोगे बस एल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम एल टू टी की पावर -2 ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वर्क डन। याद रखना है डायमेंशनल फार्मूले में कभी भी आप ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले का रिप्रेजेंटेशन ही उससे होता है। अगर आपने ब्रैकेट लगाना भूल गए या फिर गलती से भी नहीं लगाया तो यहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे अगर हम देखें तो इससे आगे हमें मिल जाएगा कि भैया डायमेंशनल फार्मूला तो पढ़ लिए, इनके यूजेस क्या क्या हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। चलिए देखिए यहाँ पहले एप्लीकेशन के रूप में हम ये देखते हैं टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाए, बेसिकली आप डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, उनको अगर हमको उनकी यूनिट फाइंड करना हुआ तो हम डायमेंशनल फार्मूले की मदद से आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देख लो हमने बात की थी, मान लो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू एच। अच्छा, इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करोगे तो m है तो m मतलब क्या हो गया मास m। अच्छा, स्मॉल जी क्या दिखाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स अगर ये एक्सेलरेशन दिखाता है तो एल टी की पावर -2, और h हाइट हो गई, हाइट क्या दिखाएगी लेंथ दिखाएगी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया l। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ml2 और t की पावर -2। तो ये तो हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे अगर हमें इसकी यूनिट दिखानी है तो यहाँ ध्यान से देखो, जो यहाँ m है m की पावर क्या है 1, और m जो मास होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं kg से। मास की यूनिट क्या होती है kg। अच्छा, l की पावर क्या है 2, कहने का मतलब l आपकी क्या है लेंथ है, लेंथ को आप किससे मेजर करते हो मीटर से, और l की पावर 2 है तो यहाँ मीटर की पावर भी क्या कर दोगे 2 कर दोगे। और देखोगे मल्टीप्लाई में हम रखेंगे, t क्या दिखाता है आपका सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, और सेकेंड की पावर -2 है तो क्या कर दोगे -2 कर दोगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी डिराइव्ड यूनिट किस चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी की।
ऐसे ही अगर आप देखिए, अगर हम और कुछ देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाएगा mlt की पावर -2। अब इससे हमें क्या बनानी है, इसकी यूनिट बनानी है। क्या बनानी है, यूनिट। तो यहाँ देखो m हो गया मास, और मास को किस में लिखते हैं, kg में। पावर 1 है तो पावर यहाँ क्या रहेगी, 1। लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी मीटर, पावर 1 है तो 1, और टाइम आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड, और पावर क्या है, -2। तो इन सबको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका सीधा मतलब ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई। अच्छा, ये इसकी कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। कैसी यूनिट है, डिराइव्ड। कैसी यूनिट है, डिराइव्ड। अगर इसके एसआई यूनिट की मैं बात करूं, फोर्स के एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट डायरेक्ट इसको हम क्या लिख लेते हैं, न्यूटन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, न्यूटन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम क्या था आपका, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए lt की पावर -1। इसको अगर आप यूनिट बनाओगे या इसकी यूनिट यहाँ से फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी kg, लेंथ की हो जाएगी मीटर, और टाइम की हो जाएगी पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। देखो m के लिए मैंने मास को kg में लिख दिया, l लेंथ मीटर में हो गई, और टाइम की पावर -1 है, मतलब डिवाइड में चला जाएगा, टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूले से आपने पहली चीज़ ये सीखा कि कभी भी अगर डायमेंशनल फार्मूले का यूज़ करके हमें किसी चीज़ की यूनिट बताना हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले में हमने देखा टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर हमें फाइंड करना हो तो हम आसानी से डायमेंशनल फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहने का मतलब आपका कोई कांस्टेंट होगा, उसका डायमेंशन निकालना है। जैसे अगर आप याद करो, हम एक फोर्स पढ़ के रखते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो g होगा इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह दिया जाए। इस कैपिटल जी का आप क्या बताइए, डायमेंशनल फार्मूला बताइए। कैपिटल जी का आप क्या बताइए, डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, F इज इक्वल टू था आपका g m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात कर ले या इसके यूनिट की बात कर ले, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका कैपिटल जी है उसको बस आपको एक तरफ रखना है, बाकी चीज़ों को एक साइड कर लेना है। तो यहाँ देखिए, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखना, इस तरफ का जो पोर्शन है वो इस तरफ के पोर्शन से क्या, कैसा साइन से दिख रहा है, इक्वल। मतलब जो इधर की यूनिट होगी सेम यूनिट इसकी होगी, जो इधर का डायमेंशनल फार्मूला होगा सेम डायमेंशनल फार्मूला इधर होगा, या जो इसकी वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू इसकी होगी। इक्वल का साइन यही तो दिखाता है कि भाई दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से निकालें डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो यहाँ देखो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का कैलकुलेट किया था हमने mlt की पावर -2, और यहाँ r है। r क्या है, r इनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस का होता है l, और स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास का आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m, और दूसरे वाले का भी m ही होगा, तो इसको हम लिख लेंगे m स्क्वायर। हाँ, यहाँ देखोगे सॉल्व करोगे तो इनका जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा सॉल्व करने पे वो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से एक m से एक m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m की पावर -1, ये ऊपर जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी l क्यूब और t की पावर -2। ये तो इनका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। यहीं से अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो देखो यूनिट ही आराम से निकाल सकते हैं। मास का ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं kg की पावर -1, लेंथ का हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, और यहाँ लिख सकते हो आप टाइम का सेकेंड की पावर -2, या इसको हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं
मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ आपको? देखना ये आसान तरीका हो जाएगा कि भैया अगर कोई भी आपके पास कोफिशिएंट है, कोई भी आपका कांस्टेंट है, उसके डायमेंशंस हमको कैलकुलेट करने हो तो डायमेंशन इजीली आपका यहाँ मिल जाएगा। इसी डायमेंशन से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, तो इसकी यूनिट भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो आपको दूसरा यूज़ भी मिल गया कि भैया कोई भी अगर डायमेंशन या कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, उसका हम डायमेंशन या यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जैसे हमने क्या कहा, हमने यूनिट्स पढ़ी थी, कैसी, एक MKS यूनिट पढ़ा था, एक CGS यूनिट पढ़ा था, तो वैसे ही आपकी ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इनका रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए CGS में दे दिया गया, आपको कह दिया इसको MKS में कन्वर्ट करो, या MKS में दे दिया, कह दिया CGS में कन्वर्ट करो, तो वहाँ कन्वर्जन के लिए भी आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, डायमेंशनल फार्मूले का। जैसे यहाँ देखिए बेसिक में एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। वो क्या हुआ कि आपकी जो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की, वो आपकी क्या होती है, न्यूटन होती है। और ये न्यूटन जो यूनिट होती है किस सिस्टम में होती है, MKS सिस्टम में होती है। और यही यूनिट को हम लिखते हैं डाइन, और इसको कहाँ लिखते हैं, CGS सिस्टम। ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। तो मान लीजिए कह दिया यहाँ आपको कन्वर्ट, क्या कह दिया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, क्या कह दिया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखना है, आपको जो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है उसे ये लगाना है N1U1 इज इक्वल टू N2U2, कि भैया आपकी जो भी क्वांटिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम ही होगा, बस उसकी यूनिट चेंज हो जाएंगी, तो उसके नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, थोड़ा वेरी करेंगे, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं कह दूँ N1 की बात करूँ तो N1 क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगी कि भैया पहले कितना था, ये आपका 1 न्यूटन था। अच्छा, यूनिट क्या थी, न्यूटन की यूनिट लिखना है तो U1 लिखोगे, U1 पहले ये किस चीज़ में था, न्यूटन में था, किस में था, न्यूटन में। अच्छा, न्यूटन को आप लिखने के लिए यहाँ आप ऐसे लिखोगे M1 L1 T1, M1 L1 T1, और M1 की पावर आप क्या लिखोगे, A, और L1 की पावर आप क्या लिखोगे, B, और T1 की पावर आप क्या लिखोगे, C। यहाँ ध्यान से देखना है। MLT क्यों किया मैंने, क्योंकि जो आपकी ये न्यूटन है, या न्यूटन कहने का मतलब यहाँ आपका ये जो फोर्स है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है MLT की पावर -2। तो फोर्स के डायमेंशन किन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, M पे, L पे और T पे, M पे, L पे और T पे। तो ध्यान से देखो, मैंने पहली यूनिट U1 की वैल्यू क्या लिख ली, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। अच्छा, दूसरा देखना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, N2 कैलकुलेट करना है, मैंने मतलब N2 यूनिट सेकेंड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और U2 की बात करें तो ये आपकी कैसी है, U2 है आपका डाइन, U2 आपका क्या है, डाइन। और डाइन भी देखोगे तो डाइन में भी आपका M2 L2 और T2 होगा, क्योंकि आपकी यूनिट फोर्स की है, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम ही होंगे, क्या होंगे, सेम ही होंगे, M2 L2 T2, और पावर A B और क्या कर दिया मैंने, C कर दिया। बस आपको यहाँ ध्यान से देखना, इस वैल्यू में पुट करना है। N1 की वैल्यू आपने क्या ली है, 1 लिया है, और U1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C इज इक्वल्स टू N2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो N2 की जगह मैंने N2 ही लिखा रहने दिया। और U2 देखेंगे तो U2 में आपने क्या लिया है, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। यहाँ ध्यान से देखिए, आप जैसे ही N2 की वैल्यू निकालेंगे तो N2 इज इक्वल टू आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, M1 L1 T1 पावर A B और C, वैसे ही डिवाइड में जाएगा इधर M2 L2 T2 पावर A B और C। या फिर मैं इसको लिखना चाहूँ M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B और T1 अपान T2 पावर C।
यहाँ देखो ये जो ए बी सी पावर है इसको आप कहाँ से कंपेयर करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूले से कंपेयर करोगे। तो जहाँ ये m की पावर a, t की पावर b और सॉरी l की पावर b, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी a b c की, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 1, b की वैल्यू भी मिल जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ देखो n2 इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 आपका क्या है, m1 आपका न्यूटन है, ये कौन से उसमें है, MKS में है, किस में है, MKS में, और u2 आपका क्या है, CGS में है, किस में है, CGS में। तो अब देखिए चाहे m1 को आप CGS में कन्वर्ट कर लीजिए या m2 को आप MKS में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भैया m1 को मैं क्या कर लूँ, CGS में कन्वर्ट कर लूँ। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ m1 की वैल्यू मैं रखूँगा तो m1 में आपका क्या हो जाएगा, अगर ये kg है किस में रहेगा, kg में, तो इसको मैं लिख दिया 1 kg में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय m2 आपका CGS है तो ये किस में होगा, ग्राम में, इसको मैं क्या लिख लूँगा 1 ग्राम। और देखना इनकी पावर जो जाएगी a जाएगी और a की वैल्यू क्या है 1। दूसरा देखना L1/L2 करोगे तो MKS में जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगी, और L2 आपका CGS में है तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखोगे टाइम का, टाइम दोनों में ही देखोगे तो किस में होता है, सेकंड में होता है, इसमें भी किस में होगा, सेकंड में होगा। पावर यहाँ देखना b है और b की वैल्यू यहाँ आप 1 रख लोगे, यहाँ पावर c है और c की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी -2। देखो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी 1000 और ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 100, क्योंकि पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। और 1 की पावर -2 कभी भी करोगे तो 1 की पावर कुछ भी होगा, आंसर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको n2 की वैल्यू जो मिल जाएगी दैट विल बी 1 लाख, दैट विल बी 1 लाख। कहने का मतलब आपके एक न्यूटन में कितने डाइन हो जाएंगे, 1 लाख डाइन, 1 लाख डाइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, समझ में आया। देखो बेसिकली हमें क्या करना है, हर जगह हमें n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 करना है। फिर पहचानना है n1 u1 क्या है, n1 आपका दिया गया है 1 न्यूटन, n1 कितना दिया गया है 1 न्यूटन। अच्छा u1 आपका क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन में आप देखोगे फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो फोर्स के फॉर्मूले में कौन कौन से डायमेंशन आपके क्या होंगे, रिलेट करेंगे, दैट विल बी m, l और t। तो हमने लिखा m1, l1 और t1, पावर a b c रख लिया, और ये पावर जो a b c होगी वो डायमेंशनल फॉर्मूले से कंपेयर करके आप यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन हो गया। तो ऐसे ही देखिए एक अगला भी चीज़ मिल जाएगा कि भैया डायमेंशनल फॉर्मूले का और यूज़ बता दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। मतलब कोई अगर आपके पास फॉर्मूला है वो सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, आप सिंपल सा देखिए v इज इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, u प्लस at, क्या पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ ध्यान से देखना, जब भी आपको प्लस माइनस और इक्वल साइन मिलेंगे तो इनको आपको एज अ वाल कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, वाल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ वाल बना दिया, यहाँ भी मैंने क्या बना दिया, वाल। अब देखना जो डायमेंशनल फॉर्मूला इधर होगा वही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इधर होगा और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इधर होगा। कहने का मतलब अगर दो क्वांटिटी सेम हुई या यूनिट दो अगर सेम होंगी तो सेम यूनिट का ही एडिशन हो सकता है, या सेम यूनिट का ही सब्सट्रैक्शन हो सकता है, या सेम यूनिट का ही कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ में आया। यहाँ जैसे देख लीजिए, अगर मैं कह दूँ आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और मैं कह दूँ आपको और दे दिया गया 50 पैसे दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 100 रुपये और 50 पैसे। यहाँ देखना यूनिट यहाँ रुपी है, यहाँ यूनिट क्या है, पैसा है। क्या इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इनका एडिशन ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आप क्या कर दो 100 + 50 कर दो और क्या लिख दें 150 कर दें, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, चेंज। तो कभी भी किसी चीज़ का एडिशन
या किसी भी चीज़ का सब्सट्रैक्शन तभी होगा जब यूनिट आपकी क्या हो, सेम हो। तो आप चाहे रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, चाहे पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है कि प्लस माइनस इक्वल साइन जब भी आएगा तो ये सेपरेट सेपरेट पार्ट में डिवाइड करेगा और उन पार्ट्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। देखो यहाँ अगर मैं v बात करूँ तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का देखोगे डायमेंशनल फार्मूला क्या मिल जाएगा, lt की पावर -1। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या हो जाएगा, lt की पावर -1। चाहे फाइनल हो वेलोसिटी, चाहे इनिशियल हो, चाहे मिडिल की वेलोसिटी हो, एक्चुअल में है क्या वो वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। अच्छा ऐसे देखिए a क्या है यहाँ, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो lt की पावर क्या मिलेगा, -2 इंटू आगे क्या दिया गया, टाइम, जैसे ही टाइम रखोगे तो क्या ये हो जाएगा t। इसको देखो कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, lt की पावर -1। इसका मतलब देखो यहाँ डायमेंशनल फार्मूला यहाँ तीनों जगह सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी कैसी है, करेक्ट है।